हेलो स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम। काइनेमेटिक्स के बाद अभी जैसा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल चल रहा है, उसके बाद रिलेटिव वगैरह और उसके बाद अपन एनएलएम। तो देखिए इसका बेसिक जो थीम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, इसमें हम किसी भी पार्टिकल की जो मोशन है, मोशन की जो कॉजेज हैं, यानी कि किस वजह से मोशन हो रही है। अब तक हमने केवल काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा कि ठीक है, एक पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। लेकिन क्यों हो जाएगा वो सारी चीजें, यानी कॉजेज ऑफ मोशन जो है, देन वी विल डिस्कस इन द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी कोई भी पार्टिकल, इसमें सीधा सा कंसेप्ट है इस चैप्टर को पढ़ने का कि हर चीज की मोशन को अपन लॉजिक से सोचेंगे कि कौन कौन से उस पर फोर्स लग रहे हैं। यानी इस चैप्टर में मेनली वी विल डील विद द फोर्सेस, कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है, कौन कौन से फोर्स की वजह से क्या क्या हो रहा है। तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूं सबसे पहले। तो इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका भी यही है ना, कि हमें हर पार्टिकल की जो मोशन है उसके कॉजेज के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि इस पे कौन कौन से फोर्स हैं, कौन कौन से फोर्स की वजह से ये चल रहा है या एक्सीलरेट हो रहा है, कैसे फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो वो क्यों रुका हुआ है, अगर एक्सीलरेट हो रहा है तो क्यों एक्सीलरेट हो रहा है, यानी हर चीज के पीछे वाई इट इज सो। तो बस वो ही पढ़ते चलेंगे तो अपने अच्छे से समझ में आएगा। एक बात और बता दूं, ये फिजिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। हर टॉपिक में लगभग एनएलएम का यूज होता है, क्योंकि इसके बाद जो अगले चैप्टर होंगे अपने वर्क पावर एनर्जी वगैरह हैं, है ना, उसके बाद सर्कुलर मोशन, सब में अपने को एनएलएम का यूज करना पड़ेगा। तो चलो इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले डेफिनेशन से ही करते हैं, वो है फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं, बचपन में पढ़ा हुआ तुमने, है ना, पुल एंड पुश इज कॉल्ड द फोर्स। लेकिन इस लेवल पे आके हम थोड़ा सा इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें कि फोर्स क्या होता है। तो देखिए इसका जो 100% करेक्ट डेफिनेशन जो है, जो हर जगह एक तरह से अपन अप्लाई कर सकते हैं, कि फोर्स इज अ सोर्स विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। यानी इसकी वजह से क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। देखो मैंने वर्ड जो यूज लिया है वो वेलोसिटी है, ओके, नॉट स्पीड। यानी फोर्स वो सोर्स है जिसकी वजह से किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती है। इसको दोनों तरह से सोचो कि अगर किसी भी, जैसे मान लें अपन एक ब्लॉक है ये, और इस ब्लॉक पे कोई भी एक फोर्स लगा रहा है, एफ अपने लगा रखा है, मान लीजिए नेट फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिजल्टेंट फोर्स। तो अगर किसी भी पार्टिकल पे या किसी सिस्टम पे हम बात करें, किसी ब्लॉक वगैरह पे, और उस पे अगर कोई नेट फोर्स लग रहा है, अब फोर्स में तो जैसे इधर एफ लग रहा है, किसी ने इधर भी एफ लग रहा है, दो दो फोर्स है, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या है, जीरो। सो आई एम व्हेनेवर आई विल टॉक अबाउट द फोर्स, जब भी मैं फोर्स के बारे में बात करूंगा तो मेरा मतलब यहाँ रिजल्टेंट फोर्स से होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं बोल रहा था कि फोर्स किसे कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से एक डेफिनेशन से शुरू कर रहा हूं चैप्टर, और वो उसकी 100% करेक्ट डेफिनेशन क्या है जो हर जगह एप्लीकेबल है, वो ये है कि फोर्स इज अ सोर्स विच कैन चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। वर्ड मैंने जो यूज लिया वो वेलोसिटी है, ध्यान देना। अभी तुम हाल ही में वेक्टर पढ़ के आए हो। वेलोसिटी जो है उसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, एक तो स्पीड और एक इसकी डायरेक्शन। इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है किसी पार्टिकल, इसमें दो चीजें हैं। अब देखो इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, अगर मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं, चलो कि जैसे एक ब्लॉक है, मैं तुम्हें एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि इस ब्लॉक पे एक नेट फोर्स लगा हुआ है। बात समझना ध्यान से, इस ब्लॉक पे एक नेट फोर्स लगा हुआ है, तो तुम्हारा तुरंत रिप्लाई आना चाहिए कि यार सर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 100% चेंज होगी, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। वेलोसिटी 100% चेंज होगी अगर फोर्स लग रहा है। फोर्स का मतलब फिर मतलब नेट फोर्स। या अगर इसका मैं रिवर्स सोचता हूं, क्योंकि इस मैंने कहा ना इस चैप्टर में हमें केवल कॉजेज सोचने हैं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो गई मान लो, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ, वही हमें ढूंढना रहता है। तो मैं कह रहा हूं अगर इसमें फोर्स लग रहा है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। या इसका उल्टा भी सोचो, कई बार ऐसा होता है, ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे
कि एक ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इस बार ऑब्जर्वेशन मैंने उल्टा कर दिया कि हमें ये दिख रहा है कि यार इस ब्लॉक की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर हम ये कह सकते हैं, हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं 100% कि डेफिनेटली उस ब्लॉक पे या उस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। इज इट क्लियर? तो इसमें हमें बस इस चैप्टर में यही सोचना है कि अगर वो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है, अरे उसमें कैसे हो रही है, कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स हैं, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा ये। और उसमें सारा चीज फीलिंग का है पूरा कि भाई हमें कौन कौन सा अपन फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे, कौन कौन से फोर्स है वो सारे दिखाएंगे, पर नेट फोर्स किधर बच रहा है, उस फोर्स से क्या होगा, वो सारी चीजें इस चैप्टर में अपने को देखनी। ओके स्टूडेंट, आई वाज टॉकिंग अबाउट द चेंज इन द वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो वेलोसिटी, अब जैसे मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो जनरल क्या होता है, अपन अभी 11th में स्टार्टिंग किया अपन ने, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज, मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट दूं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये सुनते ही बच्चों के दिमाग में क्या पिक्चर आती है कि यार कुछ इस तरह का सिनेरियो होगा कि जैसे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 3, 3 से 4, 4 से 5 इंक्रीज हो रही है। या कुछ और थोड़ा सोच लेंगे तो ये है कि वो जैसे वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है 10 मीटर पर सेकंड से 9, 9 से 8, इस तरह से। लेकिन बच्चों ध्यान देना, वेलोसिटी चेंज होने के 3 तरीके हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि वेलोसिटी में 2 चीजें इंक्लूड हैं, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन। पहला तरीका इसका जो हो सकता है कि भाई इसकी जो स्पीड है वो तो चेंज हो, और जो डायरेक्शन है वो अनचेंज रहे, जो जनरल हम सब सोचते हैं कि स्पीड अगर चेंज हो रही है और डायरेक्शन अनचेंज है तो इट इज ऑल्सो चेंज इन द वेलोसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कह रहा हूं कि एक पार्टिकल है अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द ओरिजिन, let it is 1 meter per second, after some time its velocity is 2 meter per second, after some time it is 3 meter per second। अब ऑब्जर्वेशन देखो, यहां इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, 2 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 मीटर पर सेकंड हो गई। क्यों हो गई, यही इस चैप्टर में सोचना है अपने को, ठीक है ना, कैसा क्यों हुआ होगा, व्हाई दिस इज चेंज इन द वेलोसिटी। तो इसके लिए भी कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो चेंज इन द वेलोसिटी है, जैसे मैं 3 तरीके बता रहा था तुम्हें कि वेलोसिटी में चेंज 3 तरह से हो सकता है। ये जो तरीका था कि इसकी स्पीड चेंज हुई है, स्पीड अप हो रहा पार्टिकल, यू कैन सी, बट एट एवरी इंस्टेंट, हर समय इसकी जो वेलोसिटी है वो अलोंग द एक्स एक्सिस, आई कैप में है। तो एक कौन सा केस हुआ कि इसकी स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन क्या इसकी अनचेंज है। ये हम सोच पाते हैं आसानी से। अगर कोई भी अगर कह रहा है कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यही पिक्चर सबसे पहले दिमाग में आती है कि भाई इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी, है ना, और वो उसका स्पीड अप हो रहा है। या ये भी हो सकता है कि जैसे उल्टा पॉसिबल है कि इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, ओके, किसी वजह से 9 मीटर पर सेकंड रह गई, 8 मीटर, वो वजह क्या होगी, वो वजह डेफिनेटली मैंने पहले डिफाइन किया, वो वजह जो है दैट विल बी फोर्स। नाउ द पार्टिकल इज स्पीडिंग डाउन, इसकी स्पीड डाउन हो रही है। ये केस अमूमन कोई भी बच्चा सोच लेता है आसानी से। दूसरा केस क्या है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, सोचना। क्वेश्चन मेरा ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड। एक पार्टिकल लगातार 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? सोचना ध्यान से। एक पार्टिकल लगातार 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यार सर खुद ही तो बोल रहे हैं, सर खुद ही तो कह रहे हैं कि एक पार्टिकल लगातार 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो वेलोसिटी कहां चेंज हो रही है? सोचना। मैं ये कह रहा हूं एक पार्टिकल लगातार 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? तो आंसर होगा बिल्कुल हो सकती है। अब तुम सोच रहे हो यार ये कैसे? देखो, सपोज एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है इस तरह से, और उसकी स्पीड लगातार 2 मीटर पर सेकेंड है।
अब जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा तो इस पॉइंट पे देखूं मैं, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, देखो टेंजेंशियल होती है ना, कोई भी अगर पाथ गिवन है तुम्हें, कोई भी एक कर्व पाथ है तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। एक पार्टिकल इस कर्व पाथ पे चल रहा है, कोई भी कर्व पाथ हो सकता है, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरह से टेंजेंशियल होती है। क्लियर? वेलोसिटी एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज टेंजेंशियल। तो यहां भी ऐसा ही हुआ कि पार्टिकल अगर यहां आएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर होगी। अब बताओ मुझे, इस सर्कल में इसकी स्पीड लगातार 2 मीटर पर सेकेंड रही, समझे? तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि एक पार्टिकल कंटिन्यूअसली 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। दिस इज द एग्जाम्पल। इसलिए दिस इज ऑल्सो चेंज इन द वेलोसिटी, और तीसरा जो केस है नंबर थर्ड, कि अगर दोनों ही चेंज हो जाए, कि स्पीड भी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो भी वेलोसिटी में चेंज है। जैसे यहीं अपन बात कर लें कि अभी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, फिर 3 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, समझ रहे हो? तो स्पीड भी इंक्रीज हो रही है लगातार और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो दिस इज द चेंज इन द वेलोसिटी। तो 3 तरह से वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, इसको माइंड में याद रखना बिल्कुल, क्योंकि हमारा पूरा इस चैप्टर में काम इसी चेंज इन द वेलोसिटी से पड़ेगा। देखना, तो वेलोसिटी 3 तरह से चेंज हो सकती है। पहला सबसे सिंपल तरीका जो अमूमन हर स्टूडेंट सोच लेता है, पहला सबसे सिंपल तरीका यह है कि इस तरह से स्पीड अप होना या स्पीड डाउन होना, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, इसको हम वेलोसिटी में चेंज कहते हैं। या दूसरा तरीका कि स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, देखो स्पीड चेंज नहीं हो रही थी, डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, तो ये भी वेलोसिटी में चेंज है। यानी अब हम ध्यान, और तीसरा है कि अगर दोनों चेंज हो रही हैं वो भी वेलोसिटी में चेंज है। तो जब जब ऐसा होगा, whenever you see there is change in the velocity, चाहे वो इस तरह से हो रहा है पार्ट 1 की तरह, चाहे वो पार्ट 2 की तरह हो रहा है, चाहे पार्ट 3 की तरह, कि जब भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा तो तुम 100% कह सकते हो, वहां पे यू कैन प्रेडिक्ट 100% कि इस पार्टिकल पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से चल रहा है कि ना तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इज दैट क्लियर? ना तो स्पीड चेंज हो रही है ना डायरेक्शन चेंज, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वेक्टर v वो कांस्टेंट है, तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो तुम ये 100% कह सकते हो कि अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पे नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स वो कितना होगा? 0 होगा। इसलिए मैं इस डेफिनेशन पे जा रहा था कि फोर्स क्या है, फोर्स किसे कहते हैं। तो फोर्स इज अ सोर्स विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। फोर्स वो सोर्स होता है जो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर सकता है, उसको अपन फोर्स कहते हैं। क्लियर है ना? तो यहां से 2 चीजें बच्चों सीख के चलना, कि दोनों चीज हम, क्योंकि इस चैप्टर में मेन ऑब्जर्वेशन होता है, यानी सबसे पहले क्वेश्चन से करने से पहले हम उसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्या ये पार्टिकल किस तरह से चल रहा है, और एक बार जब ये पता लग जाएगा पार्टिकल किस तरह से चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है, फिर उसके रीजंस ढूंढना हम शुरू करेंगे कि व्हाई दिस इज सो, कौन सा फोर्स इसकी वेलोसिटी को चेंज करा रहा है, क्यों वेलोसिटी बढ़ रही है, क्यों वेलोसिटी घट रही है, या अगर कांस्टेंट है तो क्यों कांस्टेंट है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, या लग रहे हैं तो बैलेंस हो रहे हैं। मतलब इस चैप्टर में सीधा सा है, हर चीज का लॉजिक होगा। अब तक काइनेमेटिक्स में हमने इक्वेशंस पढ़ी, ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों होगा इस पे कभी हमने डिस्कशन नहीं किया, लेकिन ये डिस्कशन यहीं से शुरू होता है इस चैप्टर से। तो इसका सबसे अच्छा तरीका चैप्टर पढ़ने का कि व्हेनेवर यू, सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन देखो क्वेश्चन का, कि भाई एक ब्लॉक चल रहा है, इधर जा रहा है, ये जा रहा है, फिर उसके रीजन सोचना शुरू करो, इधर जा रहा है क्यों जा रहा है, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, या नहीं बढ़ रही तो क्यों नहीं बढ़ रही, अचानक मुड़ गया क्यों मुड़ गया, यानी वाई, हर सेंटेंस के पीछे वाई लगाते चलो,
कि ऐसा क्यों हुआ, हर एक चीज का लॉजिक होगा 100%, और वही लॉजिक अपने समझ में आएंगे तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये बहुत ही वेटेज वाला, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका यूज यू विल सी इन ईच एंड एवरी चैप्टर, इसका यूज हर चैप्टर में होगा, चाहे तुम 11th की फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे 12th की फिजिक्स पढ़ोगे, सब जगह। तो ये सबसे बेसिक एकदम चैप्टर है। ओके, तो मैंने केवल अभी फोर्स की डेफिनेशन बताई है, इज दैट क्लियर? तो फोर्स की डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फोर्स इज ए सोर्स विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो इसको दोनों तरह से सोचो। अगर तुम ये देखते हो, अगर तुम ये देखते हो कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, अगर हम ये देखते हैं कि एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि फिर उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। ये तुम प्रेडिक्शन करोगे कि यार इसकी वेलोसिटी को चेंज होना ही होना है। इनमें से कोई से भी तरीके से हो सकती है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती फिर, इज दैट क्लियर? चाहे उसकी डायरेक्शन बदल रही हो, चाहे स्पीड अप हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। अगर नेट फोर्स लग रहा है तो इनमें से किसी न किसी तरीके से वेलोसिटी चेंज होगी ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि पार्टिकल पे नेट फोर्स लगा हुआ है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यू विल नॉट सी, कभी भी नहीं होगा। ओके, या इसका उल्टा सोच सकते हो, अगर तुम वेलोसिटी का ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, यार हमें देखा कि इस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, या पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका उल्टा प्रेडिक्शन करो। यानी पहले ऑब्जर्वेशन देखो हो क्या रहा है, उसके बाद क्यों हो रहा है, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फोर्स की ये डेफिनेशन थी कि विच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और तुम सब जानते हो इसका जो यूनिट है, इसके जो एसआई यूनिट होगा वो होता है न्यूटन। ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होगा वो क्या होता है, न्यूटन होता है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है, तो इसमें हमें बेसिकली बच्चों बहुत ज्यादा कोई फॉर्मूले नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा क्या, एक दो फॉर्मूले पूरे चैप्टर में बस। लेकिन इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से अपन उसी फॉर्मूले पे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा चैप्टर पे आता हूं बच्चों। ये तो फोर्स की क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें फोर्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी, वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है, वो सारे आइडिया अपने माइंड में रहने चाहिए। और किसी भी तरह से अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर वहां सोचना शुरू कर देना कि ये क्यों हो रही है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, तो अपने आप फिर आइडिया आना शुरू होंगे। ओके, तो एज यू हैव लर्न इन द 9th क्लास, 9th और 10th, ओके, कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन बताए थे जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। वो नाम क्या है? पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड जो है दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये 3 लॉज ऑफ मोशन। पहला जो लॉ ऑफ मोशन है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। और लॉ ऑफ मोमेंटम में एक फॉर्मूला आएगा, उसी पे पूरा चैप्टर चलता हुआ चला जाएगा। मैंने कहा ना विदाउट फॉर्मूला वाला चैप्टर है, तो ये अच्छी बात है। एक फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है, वो फॉर्मूला शायद तुम्हें याद भी होगा कि F इक्वल टू एम ए। तो कैसे हम पार्टिकल पे F इक्वल टू एम ए लगाएंगे, वो सोचने वाली बात। तो समझो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इज इट क्लियर? लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इन 3 लॉज के बारे में बता दूं, ये तीनों फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया बताएगा व्हाट इज फोर्स, ध्यान देना, इससे पता लगेगा व्हाट इज फोर्स। लॉ ऑफ मोमेंटम, ये कैलकुलेशन होगा, हाउ मच इज फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये सेकंड लॉ बताएगा। देखो, हाउ मच इज फोर्स। और तीसरा वेयर इज द फोर्स, डायरेक्शन,
बात समझ में आई? ये है पूरा लॉ ऑफ इनर्शिया। बताता है कि फोर्स क्या है, जैसा कि मैं अभी भी डिस्कस किया था, वही चीज आएगी देखना निकल के कि फोर्स किसे कहते हैं, व्हाट इज फोर्स। दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंटम, कि फोर्स कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इज इट क्लियर? ये बताएगा तुम्हारा लॉ ऑफ मोमेंटम। और थर्ड है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये बताएगा कि वेयर इज द फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। इस तरह से तीनों लॉ मिलकर के फोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं। फोर्स क्या है, फोर्स कितना है, फोर्स किधर होता है। तो जैसा मैंने बताया कि लॉ ऑफ इनर्शिया जैसे फर्स्ट लॉ और जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, इनको पहले हम जल्दी से खत्म करते हैं, डिस्कशन करेंगे अच्छा। और दूसरा है लॉ ऑफ मोमेंटम, और इस पे फिर पूरा हमें आगे तक बढ़ते हुए जाना है कि मोमेंटम लॉ क्या है, एफ इक्वल टू एम ए क्या है, कैसे फोर्स इक्वल टू एम ए लगाते हैं, ये सारी चीज लास्ट में इसी पे पूरा चैप्टर। तो पहले मैं ये दो लॉ खत्म करूंगा, इनमें थ्योरेटिकल डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, फिर बात करते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। चलो शुरू करें। सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया को हम पढ़ें उससे पहले इनर्शिया क्या होता है, ये एक वर्ड है। देखो इनर्शिया क्या होता है, देखिए ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो बॉडी है, चाहे पार्टिकल है, कुछ भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। ध्यान से समझना, हर ऑब्जेक्ट में इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। और इनर्शिया जो है, ध्यान दें, इनर्शिया किसे कहते हैं कि अपनी जो स्टेट है, जैसे दो स्टेट होती है पार्टिकल की, दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो मूविंग स्टेट में होगा यानी चल रहा है, या वो रेस्ट पे होगा, मोशन में या रेस्ट पे, दो ही चीज होती है। किसी भी पार्टिकल की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो पार्टिकल मोशन में होगा, चल रहा है, और या वो पार्टिकल कहीं पे होगा, रेस्ट पे होगा। तो इनर्शिया क्या होता है कि अगर पार्टिकल मोशन में है तो पार्टिकल मोशन में ही रहना चाहता है, और अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। पार्टिकल अपने आप से अपनी स्टेट चेंज, जैसे तुमने कभी नहीं देखा होगा, रुका हुआ पार्टिकल बिना कुछ किए, बिना कुछ का मतलब मेरा कैसे, फोर्स से। एक चीज मान लो, जैसे मान लो कोई भी चीज, तुम्हारी बुक रखी हुई है टेबल पे, तो क्या कभी देखा कि बिना कुछ किए वो बुक अपने आप चलना शुरू हो गई? बताओ, कभी नहीं होता। और इसी तरह इसका रिवर्स पॉसिबल है कि बिना कुछ किए ऐसा भी नहीं होता है, बिना कुछ किए चलती हुई चीज रुकती भी नहीं है। अब तुम कहोगे यार रुक जाती है सर, भाई एक फुटबॉल को किक मारो, थोड़ा चलेगी, वो रुक जाएगी। रुक तो गई, हमने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन करने वाले ने किया। क्या बिना फोर्स के वो रुकी? एक बात बताओ, वो चलती हुई जो फुटबॉल है, क्या वो बिना फोर्स के रुकी? नहीं। जब वो फुटबॉल आगे बढ़ रही थी तो ग्राउंड का जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल। एक बॉल उछालो ऊपर, उस बॉल की वेलोसिटी धीरे 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 एक इंस्टेंट पे जीरो हो जाएगी, जैसा कि तुमने अभी ग्रेविटी में पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई होंगी। पर ऐसा क्यों हुआ ये सोचते एक बार। मैंने कहा इस चैप्टर में अब तक जो पढ़ा कि ऐसा हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, ये सब कुछ हो गया, तुमने पढ़ते चले गए, लेकिन क्यों हुआ इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि उस बॉल की वेलोसिटी चेंज कैसे हुई, वो स्पीड डाउन कैसे हुई। जब हमने बॉल को ऊपर उछाला, बॉल को जब हम ऊपर उछाल रहे हैं, तो उस बॉल की स्पीड डाउन किस तरह से हुई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो कोई ना कोई फोर्स है जिसको अपन आगे देखेंगे, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है उसको। तो दैट आई एम सेइंग, इनर्शिया का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं करता है। वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया कहते हैं। यानी हर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी चेंज इन स्टेट का अपोज करता है, यानी वो रेस्ट पे है तो वो नहीं चाहेगा कि वो चले, और अगर वो चल रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि वो रुके। इज दैट क्लियर? इसको हम इनर्शिया कहते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट में इनर्शिया ज्यादा होता है, किसी ऑब्जेक्ट में कम होता है। अरे यानी कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ज्यादा नखरे होते हैं और किसी ऑब्जेक्ट के कम नखरे, लेकिन नखरे सबके होंगे इसमें। बात समझ रहे हो?
तो इनर्शिया का जो एक मेजरमेंट है कि किसके नखरे ज्यादा हैं किसके नखरे कम है, वो होता है मास। सोचो, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये है 2 kg का, और एक ब्लॉक है बड़ा, वो है 10 kg का। ठीक है, दोनों ग्राउंड पे रखे हुए, समझ लो, एक 2 kg का ब्लॉक है, 10 kg का ब्लॉक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इनको दोनों को एक साथ सेम एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कराना है। इसको भी एक्सीलरेट कराना है, मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे, बिल्कुल अननोन नहीं हो, और उतना ही एक्सीलरेशन इसको प्रोवाइड कराना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी नहीं। देखो दोनों के लिए मैंने बिल्कुल बराबर है कि भाई इसको भी एक्सीलरेशन देना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और इसको भी एक्सीलरेशन देना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेम एक्सीलरेशन देने के लिए किसके नखरे ज्यादा देखना। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन देने के लिए फोर्स तो लगाना पड़ेगा, अपने आप तो एक्सीलरेट नहीं होगा। हाँ, किसी को फोर्स ज्यादा किसी को कम लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कितना फोर्स, तो थोड़ा आइडिया तुम्हें होगा, F = ma से हम निकाल सकते हैं। अगर m मास का कोई पार्टिकल है, ये मैं डेराइव करूंगा आगे, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 9th 10th में तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा अभी। m मास का कोई पार्टिकल है, इसको a एक्सीलरेशन प्रोवाइड करना है, तो उस पर फोर्स कितना होगा, ma। सोचो, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 2, तो इसका मास देखो ध्यान से, और एक्सीलरेशन है 1, तो इस पे 2 × 1 2 न्यूटन के फोर्स से ये एक्सीलरेट होगा, और उतना ही एक्सीलरेशन देखो मैंने इसको दिया, तो इस पे कितना होना, फोर्स कितना होना होगा, ma करोगे तो 10 न्यूटन। देखा तुमने, इसके नखरे देखे, 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ तब मैं एक्सीलरेट होऊंगा, कितने से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और इसको देखो भाई, मैं तो 2 न्यूटन पे एक्सीलरेट हो जाऊंगा जल्दी से। तो नखरे दोनों के हैं, लेकिन इसके कम है इसके ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसका मास कम है उसका इनर्शिया कम है, और जिसका मास 0 है उसका इनर्शिया 0 है, लेकिन मास 0 हो नहीं सकता। सोचो, क्या किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है, 0 किलोग्राम नहीं, 0 किलोग्राम मतलब वो बॉडी है ही नहीं। इसलिए इनर्शिया तो सब में मिलेगा, अगर मास है तो इनर्शिया सब में होगा, और मास सब में होता ही है। इसलिए एवरी पार्टिकल, एवरी ऑब्जेक्ट हैज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब समझ में आना चाहिए कि अपनी स्टेट चेंज करने का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसको इनर्शिया कहते हैं। यानी कोई भी रुका हुआ चीज अपने आप नहीं चलेगा, यू हैव टू एक्सर्ट। तो अब सुनो, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं लॉ ऑफ इनर्शिया पे बात कर रहा हूं, अभी मैंने इनर्शिया पढ़ाया। तो न्यूटन ने अपना जो फर्स्ट लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था, उसने ये कहा कि देखिए अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये वही फोर्स की डेफिनेशन है जहां से मैंने चैप्टर शुरू किया था। सोचो, व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया, पहले इसका स्टेटमेंट सुन लीजिए। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, इफ अ पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग देन इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है तो वो चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब तक उस पे कोई नेट फोर्स नहीं है। अगर पार्टिकल, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो चल रहा है वो उसी स्पीड से चलता रहेगा, और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं। अरे बस में 3 तरह के इनर्शिया होते हैं कि जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, जो चल रहा है मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, जो जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। कब तक, जब तक उस पर फोर्स ना लगे। और अगर फोर्स लग गया तो वो फोर्स क्या कर सकता है कि जो रेस्ट पे था उसको चला सकता है। सोचना, फोर्स क्या कर सकता है कि जो रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट उसको चला सकता है, एक्सेलरेट करा सकता है, या जो चल रहा है उसको रोक सकता है, या जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये तीनों काम फोर्स कर सकता है। ध्यान से सोचो, वही बात है। फोर्स क्या है
जो पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज कर सकता है। ये सब वेलोसिटी में चेंज है। सोचो, रेस्ट पे रखे हुए पार्टिकल का चलना, चेंज इन द वेलोसिटी। चलते हुए पार्टिकल का रुक जाना, ये चेंज इन द वेलोसिटी है। डायरेक्शन चेंज होना, चेंज इन द वेलोसिटी। वो कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। समझ आई बात? दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ ए पार्टिकल इज रेस्ट, then it will be at rest. It is in motion, then it will be in motion, and direction of the particle will remain unchanged until a net force act on the particle. इसलिए मैंने कहा ना, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बताता है? फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स, इन तीनों को मैं एक लाइन में अगर बोलता हूं, रुके हुए को चलाना, चलते हुए पार्टिकल को रोकना, या जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज करना, ये तीनों को ध्यान से सोचो, ऑल आर चेंज इन द वेलोसिटी। इसलिए मैंने शुरुआत की थी चैप्टर की डेफिनेशन से कि फोर्स क्या कर सकता है। व्हाट इज फोर्स? इट इज अ सोर्स व्हिच कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, जो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कर सकता है। अब इसके अपन एग्जांपल देखें। देखो, डेली लाइफ में लॉ ऑफ इनर्शिया की काफी अच्छा डिस्कशन है ये, ध्यान देना। क्या है ये, समझना इसको। जैसे अपन ने 9th में 10th में कहीं ना कहीं एग्जांपल देखते हैं, लेकिन उसको अच्छे से अपन डिस्कस करें, ध्यान दो। इसका पहला एग्जांपल है, सपोज कि मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है। मान लीजिए एक बस है ये, और ये रेस्ट पे है बस, ठीक है। यहां पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है बस के अंदर, एक पैसेंजर है ये, रेस्ट पे है, ठीक है। अब अचानक से बस स्टार्ट हो जाती है, अचानक से। तुम देख सकते हो इस बात को। जैसे कई बार मोटरसाइकिल पर हम बैठे हुए हैं, है ना, और मान लो अचानक से जो मोटरसाइकिल चला रहा है, अपन पीछे बैठे हैं, और जो बाइक चला रहा है वो अचानक से उसको स्टार्ट करके आ गई, तो अपन को किधर धक्का लगेगा बताओ? हमें किधर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, हमें किस तरफ जर्क लगेगा, वो अपन सोच सकते हैं। जैसे अचानक बस शुरू होगी तो हमें, जैसे मैं मान लो बैठे हुए हैं, बस शुरू होगी तो अपन इस तरह से हो जाते हैं, होते कि नहीं होते बताओ? मोटरसाइकिल में बैठे हुआ है, मान लो तुम्हारा फ्रेंड मोटरसाइकिल चला रहा है, तुम पीछे बैठे हुए हो, और वो अचानक से उसको शुरू कर देता चलाना, तो तुम्हें इस तरह से धक्का लगेगा। व्हाई दिस इज सो? ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन क्या है, सुनिएगा। देखो, जैसे ही बस स्टार्ट हुई, ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट होगी तो बस के साथ अंदर ये जो शीट लगी हुई है ये भी स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। एक एक चीज को देखना। मैं ये शीट अलग कर दूं एकदम, ये मान लो शीट है, ये पैसेंजर है, और ये मान लो बस है, ठीक है। ये बस है मान लो, तो जैसे ही बस स्टार्ट होगी, तीनों का स्टार्ट होना समझना। बस किसने स्टार्ट की? बस को अचानक वेलोसिटी कहां से आई? बस रेस्ट पे थी। एक एक चीज का इनर्शिया देखना है, हर चीज का इनर्शिया समझना। बस शुरू में रेस्ट पे थी, स्टार्टिंग से देखना, बस शुरू में रेस्ट पे थी, तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि बस क्यों चली। मैंने कहा ना, इस एनएलएम में हर चीज का तुम्हें जवाब मिलेगा। खुद सोचो कि यार बस शुरू में रेस्ट पे थी, बिल्कुल रेस्ट पे थी। अब जैसे ड्राइवर ने कुछ गियर वियर लगाया, कुछ किया, बस चलना शुरू हुई। व्हाई दिस इज सो? बस का जो चलना है वो क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही ड्राइवर इसको, इंजन को स्टार्ट करेगा, तो आगे एक प्रोसेस होगी, देखना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रोड है वो रोड इस पे फ्रिक्शन लगा देगा। मैंने कहा कोई ना कोई फोर्स जरूर रिस्पॉन्सिबल। बस के अचानक चलने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन फोर्स। इंजन नहीं है, बस का इंजन चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तुम सोचो, अगर बस को हम एक ऐसी जगह खड़ी कर दें जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, जैसे एक लेक, वो जम गई, पूरी फ्रीज हो गई लेक, आइस बन गई, वहां तुम कार को 1 इंच भी आगे नहीं खिसका सकते, अगर मैं जीरो फ्रिक्शन मानता हूं। क्योंकि इंजन से क्या होगा, मैं और डिटेल में बताऊं। जैसे तुम इंजन स्टार्ट करोगे तो इंजन से क्या होगा कि जो पहिए हैं, इंजन क्या करता है, इन पहियों को घुमाता है, चलाता नहीं है। और जैसे ही पहिए घूमेंगे, जैसे पेडलिंग करते हैं ना साइकिल पे, सोचो साइकिल को स्टैंड पे खड़ी कर दो और फिर पेडलिंग करो, तो पेडल होने से क्या साइकिल चल जाएगी? नहीं। स्टैंड जब तक साइकिल नीचे उतारोगे साइकिल चलेगी नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, इसने इंजन शुरू किया। एक एक चीज को ध्यान से देखना।
इसने इंजन शुरू किया तो इसका पहिया जैसे ही घूमना शुरू करेगा उस पहिए पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही बस आगे खिसकती है। तो पहला जवाब हमें मिल गया कि बस क्यों चली, क्योंकि हमारा है ना कि भाई जो चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे होनी चाहिए जब तक फोर्स नहीं लगे। तो विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बस? दैट इज नॉट द फोर्स बाय इंजन, नो, इंजन का फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो ठीक है, बस का चलना समझ में आया। अब एक एक चीज ध्यान सोचो, शीट, अब बस चलेगी तो शीट भी चलेगी। देखो ऐसे थोड़ी कि बस चलेगी और उसकी शीट बाहर निकल गई, सब शीट भी चलेगी साथ साथ। शीट क्यों चली? क्योंकि देखो यहां पे शीट किसी भी नट बोल्ट से कसी रहती है, सोचा होगा तो एक एक चीज बिल्कुल माइन्यूटली सोचो। ये शीट नट बोल्ट से कसी है, तो जैसे ही ये आगे स्टार्ट होगी बस चलना, तो ये नट बोल्ट जो है वो इस पे फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ। नट बोल्ट जो है जिनसे शीट कसी हुई है वो इस पे फोर्स लगाएंगे, इसलिए शीट रेस्ट पे थी। वो शीट बस के साथ चलना शुरू क्यों हुई? अब जैसे अपन कहते हैं वो तो बस के अंदर तो चलेगी, तो बस के अंदर चलेगी क्यों? फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करूंगा ना। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? कोई पूछ ले, मान लो कि भाई तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े हैं कि बिल्कुल, तो शीट का बताओ जहां पे वो पैसेंजर बैठा हुआ है। जब तक बस रेस्ट पे थी तो शीट रेस्ट पे थी, बस चलना शुरू हो गई तो शीट भी चलना शुरू हो गई। बस का चलना तुमने समझाया कि बस क्यों चली, ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। ये शीट क्यों आगे बढ़ गई, उसके लिए नट बोल्ट का जो नॉर्मल फोर्स है N1 N2, जो यानी अपन नाम देंगे कोई फोर्स, मान लो कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे, है ना। अब बात आती है पैसेंजर की, पैसेंजर यहां बैठा हुआ है, तो क्या होगा? जैसे ही शीट आगे बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके अपन देखें ध्यान से कि पैसेंजर का जो पार्ट, जैसे वो शीट पे बैठा हुआ है, तो पैसेंजर के हम दो पार्ट कर दें। एक तो यहां से जैसे कमर से ऊपर ऊपर का पार्ट हो गया, एक कमर से नीचे नीचे का पार्ट हो गया। तो तुम फील कर सकते हो ये चीज कि कमर से नीचे का जो पार्ट है वो शीट के कांटेक्ट में है। तो जैसे शीट आगे बढ़ेगी तो शीट और इस आदमी के बीच में कोई ना कोई फोर्स, जिसको हम फ्रिक्शन नाम देंगे, देखना, उस फोर्स की वजह से जो निचला पार्ट है, जो निचला पार्ट है वो तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा अचानक से। भाई पूरी बॉडी रेस्ट पे थी ना, लेकिन जो निचला पार्ट है अपना वो तो क्या में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जैसे अपन शीट पे ऐसे मान लो पीठ लगा के बैठे हैं तो पीठ की फोर्स लग जाएगा, लेकिन जो गर्दन वाला पार्ट है, वो गर्दन वाला पार्ट, तो अब सोचो कि जैसे नीचे वाला अचानक पार्ट तो चलना शुरू हो जाए और गर्दन वाला पार्ट पे अभी फोर्स नहीं लगाए अचानक से, और इस पे तो शीट ने लगा दिया। अब शीट हमारी गर्दन के कांटेक्ट में थोड़ी है, शीट ने यहां फोर्स लगा तो ये चलना शुरू हो गया। तो जैसे तुम सोचो, एक इमेजिन करो कि यार अगर हम ऐसे सोचो कि नीचे वाला पार्ट आगे शुरू हो जाए तो ये चीज पीछे रह जाएगी ना, इसलिए हमें पीछे धक्का लगता है। तो समझ में आई? तो ये था पूरा सिनेरियो कि क्यों ऐसा हुआ कि अचानक से जब बस चलने शुरू हो गई तो कौन कौन सी चीजें क्यों चली, बस क्यों चली, शीट क्यों चली, पैसेंजर को धक्का क्यों लगा, वो सारा हम सोच सकते हैं ध्यान से। हरी बात समझ में? अब दूसरा इसका अपोजिट हो सकता है कि चलो ये बस चलना शुरू हो गई, तो पहले क्या होगा, थोड़ा धक्का लगा, लेकिन जैसे धक्का लगेगा, जैसे धक्का अपने को लगेगा तो अपनी जो गर्दन है, इस गर्दन की जो बैकबोन्स वगैरह होती है वो उस पर फोर्स लगा देंगे आगे बाद में, थोड़ी देर बाद, और फिर वो गर्दन भी अपना चलना शुरू हो जाएगी, यानी पूरी बॉडी साथ साथ चलेगी। लेकिन कुछ सेकंड के लिए धक्का लगेगा अपने को, और जैसे धक्का लगेगा तो नीचे की बॉडी अपनी आगे निकल जाएगी, गर्दन पीछे रह जाएगी, तो उसको खींचेगी साथ साथ। जो बोन्स जुड़ी हुई है अपने अंदर, बोन्स भी गर्दन पे फोर्स लगाएंगी और फिर वो आदमी नॉर्मल हो जाएगा। अब चलो बस चलना शुरू हो गई, एक बार धक्का लगा लेकिन तुम कंफर्ट जोन में आ गए। अब मान लीजिए इसके बाद में अचानक से ये ड्राइवर फिर ब्रेक लगा देता है, समझना, अचानक से ये ड्राइवर मान लो फिर ब्रेक लगाता है, तो इस बार फिर सोचो तुम कि जब अचानक से ब्रेक लगेगा, तो अचानक से जब ब्रेक लगेगा तो ये जो पैसेंजर है एक बार फिर अपने आप पे एक फोर्स या एक जर्क अपने आप पे एक्सपीरियंस करेगा। हो सकते हो जैसे तुम मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, अचानक तुम्हारा दोस्त ब्रेक लगा दे तो अपन आगे की ओर धक्का लगेगा अपने को, इस बार जर्क आगे की ओर होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे मान लो अचानक ब्रेक लगाया, अचानक ब्रेक लगाने से क्या होता है, एक एक चीज को ध्यान से, जैसे इसने ब्रेक लगाया तो जैसे इंजन स्टार्ट करने से व्हील घूमना शुरू करते हैं, चलना शुरू नहीं करते। इंजन क्या करता है, पहियों को रोटेशन देगा, जो है इंजन पहियों को रोटेशन देता है और रोटेशन की वजह से फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ,
ये मत सोचो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगता है ना, आगे आराम से पढ़ेंगे, फ्रिक्शन इधर भी लग सकता है। और ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक की वजह से क्या होगा, जैसे तुमने ब्रेक लगाई पहियों का रोटेशन बंद हो जाता है, घूमना पहिए बंद कर देंगे, और जैसे पहिया घूमना बंद करेंगे जो फ्रिक्शन अब तक आगे लग रहा था वही फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, वो पीछे लग जाएगा। बात समझे? देखना कभी बहुत तेज से तुम साइकिलिंग कर रहे हो, साइकिलिंग बहुत तेजी से कर रहे हो, अचानक ब्रेक लगाओ तो साइकिल वहीं की वहीं जाम नहीं होती है, पहिया घूमना बंद होंगे और थोड़ी स्किड करती है वो। तुम्हारे ब्रेक ने साइकिल को नहीं रोका, तुम्हारे ब्रेक लगाने से उसका जो रोटेशन है वो रुक गया, और जैसे ही रोटेशन बंद होगा और वो आगे जा रही है तो स्किड होगी, और स्किड जैसे होगी फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, तो कुछ देर कुछ सेकंड बाद वो रुक जाती है। तो बस का रुकना समझ में आ गया कि बस को कौन ने रोका, फ्रिक्शन ने। जो फ्रिक्शन अब तक आगे लग रहा था वो फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा। ओके ठीक। उसके बाद बस रुक गई, अब जैसे ही बस रुकेगी तो बस की जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई। तो ये जो नट बोल्ट, क्योंकि सीट चल रही थी हमारी, इसकी वेलोसिटी भी थी, और जैसे ही तुमने ब्रेक लगाई तो बस की वेलोसिटी 0 हो गई। बस की अगर वेलोसिटी 0 होगी तो सोचो कि ये तो रुक गई और ये आगे जाएंगे, तो नट बोल्ट इस पे वापस से पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे, जो नट बोल्टों ने इसी को आगे की तरफ फोर्स लगाया वो पीछे लगाएंगे, और जैसे पीछे की तरफ फोर्स लगाएंगे ये भी रुक जाएगा, सीट भी रुक गई। ये सब काम ऐसे नहीं कि एक घंटे में पहले बस रुकेगी फिर सीट रुकेगी, एक तुरंत मिली माइक्रो सेकंड में पूरा काम हो जाएगा, है ना। सीट रुक गई। अब आदमी का देखो, अब तुम देखोगे ये जो पैसेंजर है, इस पैसेंजर ये सीट पे बैठा हुआ था, अपनी जगह पे बैठा हुआ था ये, अब सीट रुक गई, तो जैसे सीट रुकेगी तो तुरंत इस पे जो फ्रिक्शन, जिस फ्रिक्शन ने इसकी बॉडी को आगे बढ़ाया था वही फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, पीछे की तरफ। मतलब उसको मैं नाम दे रहा हूं फ्रिक्शन, तुम कुछ भी फोर्स मान सकते हो, कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल तो है। ये चलता हुआ आदमी, क्योंकि जब बस चल रही थी बस की वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड थी, तो उसके अंदर जो सीट है उसकी वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है, आदमी की वेलोसिटी भी कितनी, 5 मीटर पर सेकंड है, और उस आदमी जिसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी उसकी वेलोसिटी हो गई 0। तो एक बार फिर सोचो क्यों, मैंने कहा ना इस चैप्टर में बस वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ, और तुम्हें जवाब भी मिलेगा ध्यान से सोचोगे तो, अगर तसल्ली से सोचोगे ध्यान से, यू विल हैव द आंसर। अरे आदमी क्यों रुका, आदमी पे जो शीट का फ्रिक्शन है या कोई भी फोर्स है वो जरूर, अब कई बार ऐसा होता है कि यार हमें फोर्स नहीं पता लेकिन कुछ ना कुछ हुआ होगा, ये अपन सोच सकते हैं। भाई कोई तुमसे कहे कि इस आदमी की वेलोसिटी कुछ देर पहले क्या थी कि 5 मीटर पर सेकंड थी, अब क्या हो गई 0। क्यों, चाहे अपन जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं कि यार कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, इतना कह देना किधर, अपोजिट टू द वेलोसिटी, तभी तो वेलोसिटी 0 हो गई। तो सुनो, वही केस है कि जैसे ये मान लो शीट पे बैठा हुआ है, अरे जैसे ये शीट पे बैठा हुआ है, तो अब क्या होगा, शीट पे बैठने के बाद जैसे ही ब्रेक लगेंगे तो शीट रुक गई, तो तुरंत फ्रिक्शन पीछे रहेगा। तो अब इसकी बॉडी को देखना, इस तरह से बैठा हुआ है, इज दैट क्लियर। तो जैसे शीट रुकेगी तो क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। तो वापस से बॉडी के दो पार्ट करें अपन, एक तो कमर से नीचे का पार्ट, तो उस पर तो फोर्स लग गया तो वो तो जाम हो जाएगा। अब सोचो बॉडी के दो पार्ट है अपने, ये पार्ट अभी भी मूवमेंट में है और ये पार्ट 0 हो गया, तो जैसे ये रुकेगा तो अब इसकी वेलोसिटी आगे है तो इसको किधर धक्का लगेगा, पीछे। लेकिन जैसे थोड़ा सा आगे यूं हो जाएगा ये, तो वो वापस से अंदर की जो बोन्स वगैरह हैं वो इसको वापस फोर्स लगा के रोक देंगी। सोचो अगर तुम्हारी कोई गर्दन काट दे, समझ लो, अगर मान लो कोई अपनी गर्दन काट दे और उस गर्दन को ऐसे कैसे रख दे, समझे, और चलती हुई बस में, बस चल रही कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ब्रेक लगाओगे तो तुम्हारी बॉडी तो रुक जाएगी और जो तुम्हारा जो सर है वो किधर टपक जाएगा, आगे की तरफ। टपकेगा कि नहीं बताओ, क्यों, फिर उस बार अपनी जो बोन्स हैं जो इसको रोक लेती है वो रोक नहीं पाएंगे, कटी हुई गर्दन है अपनी, तो वो आगे गिर जाएगी, नहीं बताओ। यानी कुछ भी जो सिनेरियो हो रहा है, कुछ भी जो फिनोमिना हो रही है, उस फिनोमिना के लिए फोर्स जिम्मेदार है। इज दैट क्लियर? तो दैट वाज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। तो ये सिंपल सा लॉ ऑफ इनर्शिया यही है बच्चों कि जो चीज रेस्ट पे है वो 100% रेस्ट पे रहेगी, जो चीज मोशन में है वो बिल्कुल 100% मोशन में रहेगी, और जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। कब तक, जब तक उस ऑब्जेक्ट पे, जब तक उस पार्टिकल पे कोई नेट फोर्स काम करना शुरू ना कर दे। यानी यहां से हमें ये फील आ रहा है अगर कोई पार्टिकल पे फोर्स लगता है तो वो फोर्स कुछ भी कर सकता है,
फोर्स का मतलब फिर सोचना नेट फोर्स, ये नहीं कि 10 न्यूटन इधर है और 10 न्यूटन इधर है, दो फोर्स लग रहे हैं, दो नहीं है, वो जीरो ही हो गया एक तरह से, 10 इधर और 10 इधर, बात खत्म हो गई। जब भी मैं फोर्स कहूंगा मेरा मतलब नेट फोर्स से रहेगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट होना चाहिए। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर किसी पार्टिकल पे, ठीक है, कोई फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कुछ भी कर सकता है, वो फोर्स उस पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज करेगा। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझना, कि अगर किसी पार्टिकल, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार किसी पार्टिकल को चलते रहने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, ये बहुत से सोचते हैं, ये पहले बहुत साइंटिस्ट भी सोचते थे, न्यूटन से पहले जो एरिस्टोटल वगैरह जो फिलोसोफर थे वो यही सोचते थे कि फोर्स क्यों रिक्वायर्ड है, किसी पार्टिकल को चलते रहने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है। क्या ये स्टेटमेंट सही है बताओ, कि अगर किसी पार्टिकल को चलते रहना है तो फोर्स 100% रिक्वायर्ड है? ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोचो अगर कोई पार्टिकल लगातार, जैसे ब्लॉक है, ये लगातार अगर 2 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, समझना, पार्टिकल को चलने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये मैं कह दूं कि इसको मैं 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूं, तो मैं फोर्स लगाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि अगर तुम फोर्स लगाओगे तो बल्कि वेलोसिटी चेंज होगी। चलने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होता है, काय के लिए रिक्वायर्ड होता है? वेलोसिटी में चेंज करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है। सो मेनी क्वेश्चंस, इन सो मेनी क्वेश्चंस यू विल सी कि द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तुरंत माइंड में आना चाहिए अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, अभी नहीं चल रहा है तो कोई फोर्स लग रहा हो, चलने के लिए फोर्स नहीं चाहिए होता है, समझना, किसी पार्टिकल को चलने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सीलरेट यानी उसकी अगर वेलोसिटी चेंज करनी है तो फोर्स रिक्वायर्ड होता है। पहले जो फिलोसोफर थे एरिस्टोटल वगैरह है ना, ये सब ये सोचते थे कि भाई पार्टिकल को मूवमेंट में रहने के लिए फोर्स चाहिए होता है, लेकिन दैट वाज रॉन्ग। पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज होने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए होता है। जैसे रुके हुए पार्टिकल को चलाना है, तो रुके हुए पार्टिकल को चलाने का मतलब चेंज इन द वेलोसिटी है, रुका हुआ है उसकी वेलोसिटी जीरो से उसको चलाना है, उसकी वेलोसिटी में चेंज करना है, बिल्कुल फोर्स लगाना पड़ेगा। चलते हुए पार्टिकल को रोकना है, ये भी उसकी वेलोसिटी में चेंज है, वो चल रहा था उसकी वेलोसिटी तुम्हें कम करनी है, जीरो करनी है, बिल्कुल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक पार्टिकल इधर जा रहा है उसको यूं घुमाना है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो भी वेलोसिटी में चेंज, ये सब करने के लिए फोर्स चाहिए होता है। अरे बस में, लेकिन एक पार्टिकल कह दिया जाए कि इसे हमें कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से भेजना है आगे, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए? तो उसका आंसर क्या होगा बताओ? जीरो। वो अपने आप चलता रहेगा और तुमने अगर फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी फिर चेंज होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये वही है, लॉ ऑफ इनर्शिया यही है कि व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स इज द सोर्स which can change the velocity of a particle। आगे बात समझ में, तो इसको अपन फोर्स कहते हैं। तो बच्चों दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया जो कि फोर्स की डेफिनेशन बताएगा, ठीक है। तो चलो अब ये तो अपना लॉ ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हो गया। अब और इसके 3 पार्ट भी मैंने बताए तुम्हें कि अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे तो उसका रेस्ट पे रहना, अगर कोई चल रहा है तो उसका चलते रहना, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में चलते रहना। ये 3 टाइप्स इसको अपन देख सकते हैं। तो चलो ठीक है, अगले वीडियो में मैं पहले मैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन पे बात करूंगा, देन फिर एक ही फॉर्मूला F = ma, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, गुड बाय।